आज हम देखते हैं कहते हैं वैद्युत तापमान की कुछ विधियां देखते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटिंग, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। इसमें सबसे पहली है प्रतिरोध तापन यानी कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। इसमें होती है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या होता है, इसमें कुल तीन टाइप हैं: रेजिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इंफ्रारेड और रेडिएंट हीटिंग। अब आती है प्रेरण तापने की इंडक्शन हीटिंग। इसमें भी तीन है: डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग, इनडायरेक्ट और एडी करंट हीटिंग। और आर्क हीटिंग में डायरेक्ट आर्क हीटिंग, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग और सबमर्ज्ड आर्क हीटिंग। ठीक है। और अगला प्रवर्तक तापन, सूक्ष्म तरंग तापन और इलेक्ट्रॉन विस्फोट तापन है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, माइक्रोवेव हीटिंग और इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डिंग हीटिंग। ये हमें 6 तरीके की पढ़नी है, जिसमें से तीन में से सबके तीन तीन पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रतिरोध तापन। प्रतिरोध तापन जैसे हमने अभी पीछे जो प्रकाश वाला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें उतनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। और धारा प्रवाहित होने से क्या कहते हैं, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो उतना ज्यादा करंट लेगा। करंट लेने से वो क्या करेगा, चमकेगा। ठीक है। ठीक वही चीज हम इसी हीटिंग में यूज करते हैं। क्या कहते हैं, किसी मेटल को या किसी भी कार्यकारी पदार्थ को गर्म करने के लिए। इसके द्वारा किसी और को भी गर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से काम करता है ये प्रतिरोध तापन। प्रतिरोध तापन जूल सिद्धांत पर निर्भर करता है। जो यदि किसी उच्च प्रतिरोध आर ओम के विद्युत चालक में आई एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो उत्पादित उष्मा H बराबर आई स्क्वायर आर टी जूल होगी। यदि उत्पादित उष्मा का तापक अवयव हीटिंग एलिमेंट में वैद्युत शक्ति 6 के समानुपाती होता है, इसलिए वैद्युत शक्ति 6 आई स्क्वायर आर या इक्वल टू वी आई इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर वाट होती है। प्रतिरोध तापन दोनों प्रकार की वैद्युत शक्तियों द्वारा समान रूप से होता है और ये कम वोल्टता तथा न्यून आवृत्ति पर भी श्रेष्ठ होता है। प्रतिरोध तापन का शक्ति गुणांक इकाई कोस फाई बराबर 1 रहता है। इस तापन की दो प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या है, इस प्रकार के तापन में धारा प्रवाह चार्ज में होता है और चार्ज में ही ताप उत्पन्न होता है, इसलिए इसकी उच्च दक्षता होती है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड बॉयलर, सॉल्ट आदि के व्यवहारिक इसके उदाहरण हैं। अप्रत्यक्ष में क्या होता है, इस प्रकार के तापन में धारा धारा चार्ज में नहीं होती है, अपितु केवल उच्च प्रतिरोध के वैद्युत तापन अवयव में ही धारा प्रवाह होती है और उसी से ऊष्मा उत्पादन होता है। यह ऊष्मा प्रायः संवहन तथा विकिरण द्वारा घान तक पहुंचकर, घान मतलब चार्ज को गर्म कर देती है। कभी कभी यह तापन संचलन क्रिया द्वारा भी चार्ज तक पहुंचता है, जैसे डोमेस्टिक हीटर एवं रेडिएटर। ठीक, कॉमर्शियल रेजिस्टेंस ओवन, इंडस्ट्रियल फर्नेस, सोल्डरिंग आयरन। ठीक है। अब आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को एक बार और समझते हैं। प्रत्यक्ष में क्या होगा कि अगर किसी वस्तु को हमें गर्म करना है तो वो वस्तु को डायरेक्ट खुद ही गर्म कर देगा। मतलब हमें कोई दूसरा कांटेक्ट नहीं रहेगा कि किन्हीं दो पदार्थों को गर्म करने के लिए, वो खुद ही उस वस्तु को गर्म कर देगा। और जबकि अप्रत्यक्ष हीटिंग में क्या होगा, जैसे आपका सोल्डरिंग आयरन होता है, उसके अंदर एक क्या कहते हैं हीटिंग रोड लगी रहती है, उसके द्वारा फिर एक क्या कहते हैं दूसरी रोड गर्म होती है, तो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष हीटिंग कहते हैं। अब देखते हैं प्रतिरोध भट्टियों का कार्य सिद्धांत क्या होता है। अब प्रतिरोध भट्टियों के बारे में बात करते हैं। हमने देखा था कि सबसे पहले प्रतिरोध तापन में कितने मेथड थे, तीन, जिसमें हमने दोनों को डिस्कस कर लिया है। पहला कौन सा बच्चा है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड हीटिंग हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा। पहले ये जो मेन है किस तरीके से काम करती है, इनके बारे में निपटा लेते हैं। प्रत्यक्ष प्रतिरोध भट्टियां। प्रत्यक्ष प्रतिरोध भट्टियां क्या है। प्रत्यक्ष प्रतिरोध भट्टी की उपयोगिता रासायनिक प्रयोगशाला में है। इन भट्टियों में निकेल, निक्रोम, प्लेटिनियम, कार्बन आदि धातुओं का घान प्रयोग किया जाता है। यानी चार्ज जो है, ये चार्ज दिख रहा है ना आपको, ये चार्ज प्रयोग किया जाता है।
कहते हैं चार्ज को ठोस टुकड़े या चूर्ण अथवा द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये भट्टियां एसी व डीसी दोनों प्रकार की विद्युत पर समान रूप से कार्य करती हैं। इन भट्टियों में चार्ज में प्रवेशित दो इलेक्ट्रोड को द्वितार दो तार से डीसी अथवा सिंगल फेज एसी दी जाती है। यदि थ्री फेज एसी दी जाती है तो तीन इलेक्ट्रोड को प्रवेश किया जाता है। ठीक है। तापन क्रिया को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोड को आपस के पदार्थ के द्वारा शॉर्ट सर्किट होने से रोकने के लिए पदार्थ वाली भस्म यानी पाउडर जो होता है वो चार्ज पर पर रख दिया जाता है। जब धारा प्रवाह चार्ज से होकर गुजरता है तो जूल के नियम के अनुसार इसमें आई स्क्वायर टू से धारा उत्पन्न होती है। अब देखो इसमें होता क्या है कि आपकी क्या है, एक बॉक्स है। ठीक है। सिंगल फेस होगा तो दो इलेक्ट्रोड, क्या कहते हैं, अगर थ्री फेस होगा तो तीन इलेक्ट्रोड। ठीक है। और एक इलेक्ट्रोड इसमें क्या है, यहाँ पे क्या होता है, चार्ज भर दिया जाता है और ये उच्च प्रतिरोधक का चूर्ण भर दिया जाता है ताकि आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। जब ये चार्ज क्या करता है, ये जैसे ही सप्लाई दी जाएगी तो इसमें करंट फ्लो होगा, काफी क्या कहते हैं, काफी मात्रा में करंट फ्लो होगा और इसके द्वारा ही चार्ज को क्या कर दिया जाएगा, गर्म कर दिया जाएगा और इसके द्वारा हम किसी पदार्थ को हम गर्म कर सकते हैं। ठीक। अब देखो इसमें क्या है, चार्ज को लगभग एक समान ताप मिलता है। चार्ज को उच्च तापमान क्रम में समुचित ऊष्मा मिलती है। प्रतिरोध भट्टियां अधिक साफ सुथरी होती हैं। इनका प्रचालन अधिक सरल और शीघ्र होता है। इनकी बनावट सदा देखने में सुंदर तथा आकर्षक होती है। इनके कुछ गुण हैं। कमियां क्या है, इन भट्टियों में धारा प्रवाह सुगमता से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए इन भट्टियों को स्वचालित ताप नियंत्रण संभव नहीं है। इन भट्टियों की उपयोगिता उच्च प्रतिरोधी धातुओं के लिए अधिक है, जैसे क्रोमियम तथा निक्रोम। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष भट्टी। इस भट्टी में धारा का प्रभाव प्रत्यक्ष भट्टी की तरह होता है। प्रत्यक्ष चार्ज में नहीं होता है बल्कि केवल तापक अवयव में होता है। धारा प्रवाहित होकर जूल के नियम के अनुसार आई स्क्वायर आर टी ऊष्मा उत्पन्न होती है जो विकिरण तथा संचालन द्वारा चार्ज तक पहुंचकर चार्ज को तप्त करती है और चार्ज पिघलने लगता है। इसमें क्या होगा, हम क्या कहते हैं, वहां पे क्या कर रहे थे हम रेजिस्टेंस हीटिंग में डायरेक्ट में, वहां पे हम डायरेक्ट ही इन चार्ज को गर्म कर रहे थे। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके द्वारा पहले सीधा चार्ज, क्या कहते हैं, चार्ज को गर्म ना करके ये जो बॉक्स दिख रहा है पूरा ये हीट हो रहा है और ये हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है, तो ये कौन सी होगी, इनडायरेक्ट हो गई। ये हीट उसके बाद यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है, तो ये किस टाइप की हो गई, इनडायरेक्ट हीटिंग हुई। ठीक है। जो विकिरण से संचालन द्वारा गहन तक पहुंच गए। विकिरण समझ रहे हैं, संचालन की बताया था आपको कि क्या कहते हैं, कन्वक्शन तथा कन्वेक्शन, कि किस तरीके से धारा का कहते हैं, ऊष्मा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होता है। अप्रत्यक्ष भट्टियों का तापक्रम अति उच्च नहीं होता, इसलिए इनका प्रयोग प्राय धातुओं ऊष्मा यानी हीट ट्रीटमेंट में होता है। साधारण तापक अवयव वाली भट्टियों का तापक्रम केवल 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच पाता है, परंतु ग्रेफाइट प्रतिरोध अवयव वाली भट्टियों का तापक्रम 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जो आपका सोल्डिंग आयरन होता है ना, उसमें इस तरीके का यूज किया जाता है, क्योंकि हम उसमें जो आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, जो हम सोल्डिंग आयरन करते हैं उसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट होता है, जैसे प्रेस में हीट एलिमेंट होता है और उसके द्वारा हम लोहे को गर्म करते हैं, तो वो क्या होगी, इनडायरेक्ट हीट प्रतिरोधी तो होता है तरीका उसमें। और डायरेक्ट में क्या होगा, अगर हम दो तारों को लें सीधा, दो तार जैसे हीटर है, वो क्या है, डायरेक्ट हीटिंग है एकदम। वो क्या है, डायरेक्ट, उसमें क्या कर रखा है हमने, हीटर के तार जो है प्लस माइनस क्या कहते हैं एसी से जुड़े हुए हैं, वो पूरा एलिमेंट एक साथ गर्म हो रहा है। ठीक। अगर वो उसको हम क्या कहते हैं लेके किसी धातु को गर्म करें तो वो क्या होगी, डायरेक्ट। अगर इसके द्वारा किसी लोहे को गर्म करके फिर किसी धातु को गर्म करें तो क्या होगा, इनडायरेक्ट। निम्न तापक्रम वाली भट्टी, निम्न तापक्रम वाला 300 डिग्री सेल्सियस तक जो होती है, 300 को कहते हैं निम्न तापक्रम वाली। और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, सुखाने पदार्थों को कठोरीकरण में करने के। और मध्यम तापक्रम यानी कि 300 से 1000 होंगी और उच्च वाली 1000 से 1400। ठीक। और यूज कहाँ है इनका, लोगों को पिघलाने में। उच्च वाली का कहाँ यूज है, कठोरीकरण में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ डिफरेंट डिफरेंट भट्टियां यूज की जाती है। ठीक है। श्रेष्ठ तापक अभिभव के गुण। वैद्युत ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रतिरोध तापन
उपकरणों एवं भट्टियों में प्रयोग होने वाले अच्छे तापक अवयव के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। इनके गुण है ये पूछ लेता है, ठीक है। जूल का नियम आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा इस बार, कैसे कौन सा नियम है बताइए, तो आपको क्या याद रखना, आई स्क्वायर आर टी या प्रोपोर्शनलिटी पूछ लेगा, ठीक है। उच्च प्रतिरोध होना चाहिए ताकि कम लंबाई के तार में उच्च धारा प्रवाह कर सके। उच्च धारा प्रवाह होगी तो ही तो हीट करेगा, उच्च धारा प्रवाह नहीं होगी तो हीट कम करेगा। उच्च गलनांक, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ताकि तापीय उपकरण या भट्टियां अति उच्च तापक्रम पर चार्ज को अधिक ऊष्मा दे सके, क्योंकि उच्च तापक्रम पे ही ऊष्मा विकिरण की दर अधिक होती है। ऑक्सीकरण रहित, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ताकि तापक अवयव का जीवन लंबा हो सके तथा बार बार बदलने की इनका श्रम तथा समय हानि बच सके, यानी ऑक्सीडेशन फ्री होना चाहिए। न्यून प्रतिरोध तापक्रम, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ताकि आरंभ में तापक अवयव न्यून तापक्रम पर होता है, धारा का मान अत्यधिक ना हो, ठीक है। क्यों नहीं कि लो टेम्परेचर कहने का मतलब है कि लो टेम क्या कहते हैं, अगर वो जो मटेरियल है हमारा लो टेम्परेचर पे होगा, धारा ज्यादा आएगी तो खराब भी हो सकता है। कौन कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है? यूरेका, निक्रोम आयरन, निक्रोम, कैंथेला, ठीक है। ये आपको मटेरियल के नाम याद रखने, ये याद नहीं रखना कॉम्बिनेशन क्या है, ये कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं इंडक्शन हीटिंग। जब किसी कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो अपने चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में स्थित किसी अन्य कुंडली में पारस्परिक विद्युत भागबल प्रेरित करता है। इससे कुंडली के बंद परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। इसका मान परिपथ में प्रतिबाधा पर ओम के नियम के अनुसार निर्भर करता है। अब यदि अन्य कुंडली की जगह न्यून प्रतिबाधा या प्रतिरोध वाली धातु का एक चालक पिंड लाया जाए तो संपूर्ण चालक पिंड प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। ये भंवर धाराएं अति प्रबल होती हैं, जिसके कारण नगण्य प्रतिरोध के चालक पिंड में भी जूल के नियम के अनुसार ऊष्मा उत्पन्न होती है। वो उत्पादित ऊष्मा भंवर धाराओं की आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि जो ऊष्मा होगी वो फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि एडी करंट। अब यदि अन्य कुंडली की जगह न्यून प्रतिबाधा प्रतिरोध वाली एक चालक पिंड लाया जाए तो संपूर्ण चालक पिंड में धारा प्रवाहित उत्पन्न हो जाती है और जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। और जो भंवर धाराएं होंगी वो ऊष्मा के वो फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के बराबर होंगी। इस ऊष्मा के पिघलने से पिघलाने इसे इस ऊष्मा को पिघलाने और शुद्धिकरण करने, कठोरीकरण करने, मृदुकरण करने, ठीक है, इनमें इसका यूज किया जाता है। अब ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझ होंगे, अगर डायरेक्ट गर्म कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट गर्म कर रहे हैं तो अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट मतलब आ रहा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, ठीक है। जब भंवर धाराएं चार्ज में ही प्रत्यक्ष उत्पन्न करके चार्ज को तप्त किया जाता है तो वह प्रत्यक्ष प्रेरण तापन कहलाता है। इस सिद्धांत पर कार्य करने वाली विद्युत भट्टियां प्रत्यक्ष प्रेरण तापन भट्टी कहलाती है। और अप्रत्यक्ष क्या होंगी? जब भंवर धाराएं चार्ज में उत्पन्न ना होकर किसी अन्य तापक अवयव में उत्पन्न की जाए, अन्य तापक उत्पन्न गर्म की जाए, इसे उत्पादित ऊष्मा विकिरण द्वारा घान को दी जाती है और यह अप्रत्यक्ष तापन कहलाता है। और इस सिद्धांत को कार्य करने वाली अप्रत्यक्ष प्रेरण भट्टी कहलाती है। प्रत्यक्ष में क्या होगा? जिस मटेरियल हम डायरेक्ट मटेरियल में ही जनरेट कर देंगे, और दूसरे अप्रत्यक्ष में क्या होगा? किसी दूसरे की सहायता से उस मटेरियल के अंदर जनरेट करेंगे, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। आपको डायग्राम याद रखना है। अब देखते हैं प्रेरण भट्टियां। प्रेरण भट्टियां क्या